मित्रों, अभी कुछ देर पहले मैं फ़ेसबुक पर कुछ पोस्ट देख रहा था और उसी वक़्त मेरे सामने एक पोस्ट आई फ़ेसबुक की, जिसमें कि अवधेश कुमार मौर्य नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ था कि ब्राह्मण की बेटी, दलित की लुगाई। और उसमें उसका जो नाम लिखा था, वो लिखा था कि अवधेश मौर्य लखनऊ वाले। यानी कि उसने ना सिर्फ़ अपना नाम बताया, बल्कि ये भी बताया कि वो कहाँ का रहने वाला है। और ये बता कर के उसने ऐसे लिखा कि ब्राह्मण की बेटी, दलित की लुगाई। वो खुद तो दलित नहीं है, वो तो अवधेश कुमार मौर्य है। पर ये शायद पीडीए का कोई नया प्रयोग चल रहा है अब, कि जो सपा के ओबीसी कार्यकर्ता जो हैं, उनसे जो है दलितों को बात की जाएगी और दलितों ब्राह्मणों को ऐसे करके किसी मुद्दे पर भिड़ाया जाएगा। शायद नया पीडीए का कोई फॉर्मूला चल रहा होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जब मैंने इसको देखा, तो मुझे ये लगा कि मुझे वही मुहावरा याद आ गया जो हमने अक्सर सुना है हमारे भारतीय समाज में। कहते हैं कि साहब, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसको कितने ही दिन पाइप में डाल के करके रखो और कई सालों तक रखो, तब भी वो कभी सीधी नहीं होने वाली। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी देखिए, कुछ दिन पहले जब बिहार का चुनाव नतीजा आया और बिहार का रिजल्ट आया, इसके बाद किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने सभी प्रवक्ताओं को ये कहा कि भाई अब कोई भी सवर्णों के खिलाफ बात ना कही जाए, कोई हिंदुओं के खिलाफ बात ना कही जाए टीवी के मंच से, और कोई इस तरह का बयान ना दिया जाए जिससे कि जो है किसी को आहत हो, कोई आहत हो, और जातिवाद की बात जरा ज़्यादा ना की जाए। इस तरह की बात जो है एक निर्देश टाइप का दिया गया। और ये भी शायद कहा गया होगा अपने कार्यकर्ताओं से, कि सोशल मीडिया की टीम से, कि इस तरह के बयान न चलाए जाएं, इस तरह की बातें न कही जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी इस तरह के पीडीए वाले लोग हैं, वो लगातार अभी भी ब्राह्मण समाज को अच्छी तरीके से खूब टारगेट कर रहे हैं। और वो टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि या तो उनकी बात जो अखिलेश यादव की है उन तक पहुंची नहीं, और या तो फिर अखिलेश यादव ने सोच लिया है कि बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि दरअसल मुख्य बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा कि कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि नीम ना मीठो होए सींचो गुड़ घी से। हालांकि यहाँ तो नीम का उदाहरण, तो नीम तो औषधि है, पर फिर भी एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मुहावरे के लिए, कि चाहे कितने गुड़ घी खिला दिया जाए, क्या कहते हैं उसको, कि पय पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। यानी अगर किसी सांप को तुम कितना ही दूध पिलाओ, कितना ही दूध पिलाओ, लेकिन वो उगलेगा जहर ही। वो ऐसा नहीं कि वो दूध देना शुरू कर देगा। तो कुल मिला के बिल्कुल वैसी ही स्थिति जो है इस देश के अंदर, जो राजनीति करते हैं भीम मीम के देश को तोड़ने की, उनके मन में ये बात घर कर गई है कि उन्हें कुछ भी हो जाए, उनको ब्राह्मणों को टारगेट करना ही करना है। और उसकी वजह क्या है, उनको लगता है कि ब्राह्मण सीधा साधा है, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ बात नहीं होगी। तो इन दिनों मैंने कुछ बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और कुछ चीज़ों को नोट किया। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जब से बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव हारे, और जब से अखिलेश यादव ने अपने सभी प्रवक्ताओं को कहा कि भैया थोड़ा सा संयम से रह के बात कीजिए, और ब्राह्मणों को या हिंदुओं को इस तरह के कोई टारगेट किसी को मत कीजिए, तो इसके बाद से हमने देखा कि जो एक फराज किदवई करके आते हैं, आज तक पर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की तो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई बोलकर शुरुआत की। और बीच बीच में जो है वो तरह तरह के श्लोक बोलते रहे। यानी हैं तो मुसलमान वो, अब तक तो वो जो है कुरान की, इस्लाम की और मोहम्मद की बातें क्या करते थे, सब बताते थे। लेकिन अचानक से जो है अब उनको ये आ गया है कि अब अखिलेश यादव का निर्देश मिलने के बाद अब वो जो है गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों से अपनी बात शुरू कर रहे हैं आजकल। अब एक उनके यहाँ पे वो राजेंद्र भाटी करके जो आता है प्रवक्ता, जो बिल्कुल ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नफरत में डूबा हुआ व्यक्ति है। अब उसको भी समझ में आ गया भाई कि अब हमें कैसे बात करनी है, तो वो भी इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हम एक चीज़ को ये नोट कर रहे हैं कि ये सारे के सारे इनके जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो जो टीवी पर आते हैं, तो जो पहली बार ये बात शुरू करते हैं, तब तो एकदम अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चलते हैं, जो अखिलेश यादव ने निर्देश दिए है उस हिसाब से चलते हैं। पर जैसे ही कुछ देर बीत जाता है, दोबारा से ये अपने पुराने मूल स्वभाव में लौट आते हैं, जिसमें कि जब तक ये हिंदुत्व को गाली ना दें, जब तक कि ये ब्राह्मणों को कुछ उल्टा सीधा ना बोले, जब तक कि इसको ना बोले, इनको मन को चैन नहीं पड़ता। आपको बताएं कि एक कोई मनोज यादव करके एक कोई प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी का, बहुत ही उद्दंड प्रवक्ता है, और वो इस बात के लिए मशहूर है कि वो टीवी न्यूज़ चैनल में लाइव प्रवक्ता, वो लाइव धमकाता है लोगों को।
यानी हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो तुमको लाठी से मनवाएंगे। तो उनकी मैंने देखा कि उन्होंने किसी कोई प्रवक्ता थे, वो ठाकुर थे, उनके नाम में सिंह लगा हुआ था, तो उसको मनोज यादव ने ये साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारी ज़्यादा हमको ठकुराई ना दिखाओ, नहीं तो तुमको ठीक कर देंगे, तुम्हारी ठकुराई निकाल देंगे। तो इस तरह की भाषा उसने खुले आम बिल्कुल टीवी के लाइव मंच पर प्रयोग की। तो आप ये समझ लीजिए कुल मिला करके कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सारा कुछ जो है इसलिए हो रहा है कि अखिलेश यादव की जो डिफीट अगर होगी, अगर अखिलेश यादव, अभी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, अगर इस चुनाव में अखिलेश यादव की हार होगी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इन्हीं तरह के प्रवक्ताओं को, इन्हीं तरह के समाजवादी नेताओं को, इनके आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को, इन लोगों को ही दोषी ठहराया जाएगा। अब देखिए किस तरह से परसेप्शन बनता है। आप देखिए अब कंचना यादव का मैं आज एक और ट्विटर पे देख रहा था, तो ट्विटर पर मैंने देखा कि कंचना यादव जो है बाकायदा पूरी एक हल्दी सेरेमनी हो रही है उनके भाई की, और वो हल्दी सेरेमनी जो होती है, शादी होगी भाई की, तो वो हल्दी सेरेमनी का फोटो खिंचवा करके उन्होंने डाला कि आज मेरे भाई की हल्दी है। तो किसी ने उसको टिप्पणी कर दी कि भैया मनुवाद से कैसे लड़ेंगे, ये हल्दी सेरेमनी ये सब तो मनुवाद है। तो फिर जाहिर सी बात है किसी का क्या इस पर उत्तर आएगा। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो लोग भी हमेशा कहते हैं कि मनुवाद करते रहते हैं, तो वो ये पता करें कि उनके पिता की शादी, उनके बाबा की शादी, उनके परबाबा की शादियाँ, उनके जितने भी विवाह पूरे खानदान में हुए हैं वो सब मनुवाद की रीति रिवाज से ही हुए हैं। और अगर वो भी आज पैदा हैं तो वो भी किसी मनुवाद की ही उपज हैं। लेकिन उनमें उन्होंने बस उनको एक विरोध करना है, बस एक राजनीति के लिए विरोध करना है, और उसके अलावा दूसरा कोई मकसद है नहीं। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले आप अगर कभी अपने समाज के बारे में अपने बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कभी भी एक दूसरी जातियों के बीच में इतना घृणा नहीं थी जितनी कि आज हो गई है राजनीति की वजह से। अच्छा, एक बड़ी बात और भी है। आप देखिए कि कभी किसी दलित बेटी पर अगर कोई संकट आया है तो एक ब्राह्मण ही खड़ा होता है। आप याद कीजिए, दलितों की इतनी बड़ी नेता हैं मायावती, लेकिन जब उनके ऊपर फर्रुखाबाद में गेस्ट हाउस कांड जिस तरह हुआ, जिस तरह उनके ऊपर हमला हुआ, जिस तरह उनकी एक तरह से कहें तो उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई या उनको मारने की कोशिश की गई, जो कुछ वहाँ हुआ उसमें उनको अगर कोई बचाकर लाया तो कौन थे? वो थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो तो एक ब्राह्मण ही थे। और मायावती आजीवन इसका एहसान मानती रही, जब तक वो जीवित रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी हमेशा उनके कई बार घर भी जाती रही, उनके परिवार की मदद की। तो ये एक तरफ तो ब्राह्मण समाज है जो कि अगर ये पीडीए का नारा जो लगाते हैं, इनके जो पुरखे थे वो किस तरह से मायावती के साथ क्या वसूली की, और बचाने वाले तो ब्राह्मण थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। यानी ब्राह्मण जो है वो तो दलित बेटियों की इज्जत बचाने के लिए काम कर रहा है, और या करता रहा था पहले भी, आज भी कर रहा है। और दूसरी तरफ जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जो साहब बता रहे हैं, साहब की जो है वो नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मण की बेटी, दलित की लुगाई, इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों की बेटियों पर गंदी नज़र रखते हैं, इस तरह की गंदी नज़र रख रहे हैं। तो आप इससे ये भी समझ में आता है कि संतोष वर्मा ने जो किया, संतोष वर्मा जो कि IAS ऑफिसर है, उसने जो कुछ भी गंदा बयान दिया, उस बयान के बाद उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। कोई ठोस कार्रवाई अगर होती तो इस तरह के बयान नहीं आते। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी को भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को तो ब्राह्मण समाज अपने सर माथे पर बैठा कर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कभी इस तरह के मामलों पर कोई संज्ञान लिया क्या? या कभी उन्होंने इस तरह के मामलों की कभी निंदा की क्या? वो कभी इस तरह के मामलों की कभी कोई निंदा या उनके पार्टी से कोई स्वर आया हो, ये भी हम नहीं देखते। सबको लगता है कि डर के अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सब मिला करके बात ये है कि ब्राह्मण समाज जो है वो अपना सर कटा दे कि क्या कर दे, समझ में नहीं आता। हालांकि अब जब इस तरह से बात करते हैं तो कोई हमें कह सकता है कि आप जातिवाद की मानसिकता के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के कोई टिप्पणी करता है, इस तरह से कोई पोस्ट करता है, कमेंट करता है, और किसी एक जाति के समाज की महिलाओं के ऊपर अगर कोई इस तरह से टिप्पणी करे, तो आप लोग तो तमाम जातियों के यहाँ पे जुड़े हुए लोग, आप लोग बताइए कि क्या ये गलत है कि सही है, क्या है ये, और क्या ये होना चाहिए? और ये एक प्रयोग के तहत किया जा रहा है, ये सब एक प्रयोग के तहत किया जा रहा है, और ये इनकी गंदी मानसिकता को दिखाता है कि इनके अंदर किस तरह की गंदी मानसिकता है। भाई विवाह एक बहुत ही निजी प्रश्न होता है, जिस परिवार का, किसी बेटी का, अब उस प्रश्न को किसी राजनीति में लपेट करके उसको किसी समाज जाति के मुंह पर फेंक करके मारना, वो कहाँ तक उचित है, ये तो आप
खुद ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जब ये मैथिली ठाकुर का एक वीडियो आया था, वीडियो क्या था, वो तो फर्जी वीडियो था, एआई का वीडियो बनाया गया, किसी ने बनाया था, वो भी कोई पंकज यादव करके था। तो उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कुछ गलत दिखाया था मैथिली ठाकुर को एआई से वीडियो बना करके। तो देखिए तुरंत फ़ौरन उस पर एक्शन हुआ और उसको, पंकज यादव को गुजरात से बिहार की पुलिस उठा लाई। लेकिन इस तरह के मामलों में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इस तरह के मामलों में किसी को लगता है कि ब्राह्मण का तो क्या है, वो तो वोट तो राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र की बात करने वालों को दे ही देगा। तो उनसे अब किसी को लगता नहीं भय कि चलो ठीक है, क्या करना है, इनके साथ कुछ भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, ये मानसिकता ये दिखाती है कि ब्राह्मण जो है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना कितना ही कुछ बलिदान कर रहा है। लेकिन वही है ना कि जब तक बेटा रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो वही स्थिति यहाँ पर इस वक्त ब्राह्मणों की हम देख रहे हैं लगातार।